समकालीन विश्व का राजनीति जो आपका पॉलिटिकल साइंस का भाग 2 है, उसमें आप लोग लेसन 1 का नाम क्या था, शीत युद्ध का दौर। तो उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या था और किन किन परिस्थितियों में शीत युद्ध का क्या होता है, उदय होता है। तो उसी में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शीत युद्ध का आखिर कारण क्या था, क्या कारण था कि शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। तो वीवीआई जैसा तो कुछ होता है नहीं, सब तो वीवीआई है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा शीत युद्ध का कारण में, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर में आपसे पूछेगा लॉन्ग में। तो शीत युद्ध का कारण क्या था, तो कारण तो इसका बहुत सारा था, लेकिन आपको कुछ कारण जो मेन कारण था उसको लिख लेना है। आपको पता है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो इसके बाद साम्यवादी देश और पूंजीवादी देश के बीच में क्या हुआ था, अपना वर्चस्व को लेकर के लड़ाई हुआ था। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आखिर उसका क्या क्या कारण था, उसी को आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि शीत युद्ध का कारण से आप क्या समझते हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सीधा कारण लिखना स्टार्ट मत करिएगा। सबसे पहले आपको वहाँ समझाना होगा कि शीत युद्ध था क्या, उसके बाद आपको उसका कारण लिखना होगा। डायरेक्ट मत लिखिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो शीत युद्ध पहले था क्या उसको समझिए। तो सिंपल इसमें लिखिएगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो साम्यवादी देश और पूंजीवादी देश के बीच में वर्चस्व को लेकर के, अर्थात शक्ति को लेकर के क्या छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गया। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शीत युद्ध का दौर के नाम से जानते हैं। क्या क्या इसका कारण था, तो देखिए पहला कारण तो आप कह सकते हैं पोट्सडेम का सम्मेलन। दूसरा कारण आपको लिखना है बर्लिन का दीवार। तीसरा कारण आपको लिखना है ट्रूमैन का सिद्धांत। चौथा कारण आपको लिखना है मार्शल योजना। ठीक है, शीत युद्ध का दौर में आपको पहला कारण लिखना है, समय देख लिए ना इसका, अच्छा ठीक है। तो पहला कारण आपको क्या लिखना है, पोट्सडेम का सम्मेलन। दूसरा कारण क्या लिखना है, बर्लिन का दीवार का घेराबंदी, ऐसे लिखिए बर्लिन का घेराबंदी। चौथा कारण लिखिएगा ट्रूमैन का सिद्धांत, और चौथा कारण लिखिएगा मार्शल योजना। अब इसमें से सारा का सारा कारण हम बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में, इसलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा भी चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए जो जो नहीं पढ़ा है, समझ गए ना, अपना जाइए वीडियो देखिए प्लेलिस्ट पे, आराम से कवर करिए। तो ये सब हम नहीं बताएंगे। तो अगला कारण आपको लिखना है आयरन कर्टेन। अब ये आयरन कर्टेन क्या था, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सोवियत संघ ने अपने जो इसका सहयोगी देश था, सोवियत संघ का जो सहयोगी देश था, उसके साथ ये सम्मेलन करके बोला कि आपको किसी भी गैर साम्यवादी देश के साथ कोई भी राजनीतिक हो, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। इसी को क्या कहा गया, तो आयरन कर्टेन कहा गया। बात समझ में आया। तो ये सब कुछ कारण है जिस कारण से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो इस सारा कारण यदि आप लिख लीजिएगा, तब जाकर के आपको 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा। और हमको विश्वास है कि आप लोग में किसी को इसका एक टॉपिक भी नहीं पता होगा। जैसे पूछ लेते हैं, बताइए बर्लिन का दीवार को कब गिराया गया था, आप इस पूछ रहे हैं। हाँ, उनको पता था। बर्लिन का दीवार को कब गिराया गया था, 1945 में। वाह, उसमें तो बनबो नहीं किया होगा। 1989 में। यही सबसे बड़ा गलत बात है। आप लोग पीछे का सब खा पी के बैठ रहे हैं, बैठिए, क्या दिक्कत है।
तो आयरन कर्टेन में आपको क्या बोलना है कि सोवियत संघ ने अपने सहयोगी देशों के साथ एक सम्मेलन करके उन लोगों को कहा कि कोई भी गैर साम्यवादी देश के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक सामाजिक संबंध नहीं रखेगा। इसी को क्या कहा गया? आयरन कर्टेन कहा गया। और किसने कहा इसको? तो ब्रिटिश पीएम, उनका नाम याद रखिएगा, चर्चिल। नाम क्या था उनका? चर्चिल। इन्होंने कहा। बात समझ में आया? और एक कारण आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार, अमेरिका ने ये एलिगेशन लगाया सोवियत संघ पे कि सोवियत संघ जो है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा अमेरिका विरोधी क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, इसलिए भी शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। और जब वो आरोप लगाया होगा तो ये भी आरोप लगाया होगा। तो ये बोलता है कि नहीं, अमेरिका जो है, अमेरिका द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार। अब इधर सोवियत संघ बोलता है कि नहीं, अमेरिका जो है वो मेरे विरुद्ध में क्या कर रहा है? एकदम विरोधी प्रचार कर रहा है, ताकि पूरा देश हम लोगों से क्या हो जाए? शत्रुता को अपना ले। बात समझ में आया? तो इतना कारण आपको लिखना पड़ेगा, 7 गो कारण। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? दिक्कत तो सबको है, मुझे देख के पता चल रहा है, क्योंकि पीछे पढ़े नहीं है। खैर, आप लोग का जिंदगी है, तो इतना तो हम बताएंगे नहीं किसी भी हाल में। तो 5वां में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, 6ठा 7वां में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। पूरा ट्रूमैन पेस्टेस डैम का सम्मेलन में जितना उसमें लिखा है सब लिखिएगा। टोटल बर्लिन का घेराबंदी में जितना उसमें लिखा है सब लिखिएगा। ट्रूमैन का सिद्धांत में जितना उसमें करवाए हैं वो सब लिखिएगा। मार्शल योजना में भी जितना कराया सब। कितना पेज का है? 1 पेज का है, उसको आप छांट के लिख सकते हैं। 1 पेज तो हम लिखाए होंगे, आप जब लिखने बैठिएगा तो वो आधे पेज हो जाएगा, और जब टेस्ट में वही चीज़ लिखने बैठेगा तो आधा से भी वो आधा हो जाएगा। केवल मेन चीज़ उसमें लिख देना है। तो आयरन कर्टेन में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखा जाए। इसका केवल आप हेडिंग देके छोड़ दीजिए, जगह भी मत छोड़िएगा, क्योंकि उसमें लिख ले हैं। लिखिए। क्या दीदी बोलिए? मतलब चलिए, चारों हेडिंग दिए। 5वां हेडिंग में इसको लिख लीजिएगा आप लोग पिछले क्लास से। आयरन कर्टेन में डैश दे करके लिखिए, सोवियत संघ द्वारा अपने सहयोगी देशों सोवियत संघ द्वारा अपने सहयोगी देशों को गैर साम्यवादी देशों के साथ वो लोग को बोले कि नेक्स्ट मंथ से क्लास जब आप लोग का स्टार्ट होगा तब आइएगा, हम भी क्या कर सकते हैं। लिखे, गैर साम्यवादी देशों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध ना रखने का घोषणा किया, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने आयरन कर्टेन का नाम दिया। अगला लिखिए, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार। इसमें डैश दे करके लिखिए, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार में डैश दे करके लिखिए, अमेरिका का यह आरोप था कि
अमेरिका का यह आरोप था कि सोवियत संघ उसके विरोध में सोवियत संघ अमेरिका विरोधी प्रचार कर रहे हैं। सोवियत संघ अमेरिका विरोधी प्रचार कर रहा है, जिससे अमेरिका का छवि विश्व में खराब हो, जिससे अमेरिका का छवि विश्व में खराब हो। उसी प्रकार से लिखिए 7वां नंबर, खाली उल्टा दीजिएगा नाम, बाकी तो वही रहेगा। खाली नाम उल्टाइए ना, तो क्या दिक्कत है। केवल नाम उल्टा दीजिए, जल्दी लिखिए। हाँ, ये लिख लिए। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो है वो दो विचारधारा में बदल गया था। एक विचारधारा तो पूंजीवादी देश का बन गया था और एक विचारधारा साम्यवादी देश का बन गया था। ठीक है, और आप अगर गौर करिएगा तो 1945 उसी समय का दौर है जब कई सारा औपनिवेशिक देश स्वतंत्र हो रहा था, क्योंकि भारत भी आपका 1947 में ही स्वतंत्र हुआ था। तो ये उसी समय का दौर था। तो जो जस्ट स्वतंत्र हुआ था उसके सामने एक समस्या उत्पन्न हुआ कि आखिर हम पूंजीवादी की ओर जाएं या साम्यवादी की ओर जाएं। अगर वो दोनों में से किसी और भी चला जाता तो वो फिर से उस देश का गुलाम हो जाता, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। और अभी अभी जो देश जो औपनिवेशिक काल से आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, यदि वो फिर से ये दोनों किसी भी गुट में चला जाता तो क्या वो उस गुट का विचारधारा में नहीं बदल जाता? बात समझ में आ रहा है ना? उस गुट का विचारधारा में ये बंध जाता। इसलिए कई सारे देशों, या हम कह सकते हैं कि जितना भी औपनिवेशिक काल में जो स्वतंत्र हुआ औपनिवेशिक देश था, वो सब देश स्वयं को ना तो इस गुट में रखा ना तो इस गुट में रखा, बल्कि वो स्वयं को क्या रखा? स्वतंत्र रखा। ना हम पूंजीवादी में जाकर के मिलेंगे ना हम साम्यवादी में जाकर के मिलेंगे, हम दोनों गुट से क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। तो इसी को कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट मतलब हो गया समूह, निरपेक्ष मतलब अलग रहना, और आंदोलन मतलब तो समझ ही रहे हैं आप लोग। बात समझ में आया? तो कोई भी आपसे पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप लोग लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो है वो दो विचारधारा में बदल गया था। एक तो आपका पूंजीवादी विचारधारा और एक आपका साम्यवादी विचारधारा। ठीक है यहाँ तक में? और इसी समय कई सारा औपनिवेशिक देश जो है वो स्वतंत्र भी हो रहा था। तो उन नए नए स्वतंत्र हुए देश के सामने ये समस्या था कि आखिर वो किस गुट के साथ मिले, क्योंकि यदि वो किसी भी गुट के साथ मिल जाता है तो वो फिर से उसके विचारधारा में क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। जिस कारण से इन देशों ने स्वयं को किसी भी गुट में नहीं मिलाने का फैसला लिया, और इसी को हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का पूर्व में ही इसका विचारधारा स्वतंत्रता और तटस्थता था, लेकिन 1955 में इन्होंने अपना विचारधारा को बारडांग में पूर्ण रूप से घोषित किया, जिसमें आपका जवाहरलाल नेहरू हो गया,
फिर आपका मार्शल टीटो हो गया, हाँ, इत्यादि नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था इसके जस्ट 6 साल बाद, यानी कि 61 हो जाएगा, तो यूगोस्लाविया बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया देश के बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें लगभग 120 देश ने हिस्सा लिया था। तो यही था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्या इसका उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि सैन्य संगठन से दूरी बनाना। ये इसका पहला उद्देश्य था कि सैन्य संगठन से दूरी बनाना। दूसरा उद्देश्य इसका था कि शोषण के विरुद्ध में आवाज़ उठाना और इसके साथ साथ मानवाधिकार को लेकर के प्रयास करना। अब ये मानवाधिकार क्या है ये समझ में आता है ना, मानव को मिलने वाला अधिकार। अगर आप चोर डकैत भी हैं तो भी आपको मानवाधिकार मिला हुआ है, चाहे आप कुछ भी रहिए। आप किसी का मर्डर कर दीजिए, आप डाकू हैं, क्रिमिनल हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा? मानवाधिकार मिलेगा। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए आप किसी का मर्डर कर दिए हैं और जो आप रास्ता में जा रहे हैं, पुलिस आपको लेके जा रहा है, आपको कोई गोली मार दिया, तो वहाँ पे मानवाधिकार आयोग आकर के बोल सकता है कि इस व्यक्ति का क्या हुआ है? मानव अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि उसको तो गोली मारने का कोई अधिकार है नहीं। आपको सज़ा कौन देगा? कोर्ट देगा, न्यायालय देगा आपको। आम लोग आपको सज़ा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग भी जब किसी भी चोर को पकड़ते हैं तो किसको जा कर के सौंप देते हैं? पुलिस को जाकर के सौंप देते हैं, और पुलिस फिर उसको कहाँ ले जाता है? कोर्ट ले जाता है। पता है आप लोग को कि 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट ले जाना पड़ता है। कोर्ट में उसका पेशी होता है, फिर वहाँ पे उसको सज़ा दिया जाता है, फिर वो उस हिसाब से सज़ा काटता है। क्या हम लोग सज़ा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। पुलिस दे सकता है क्या सज़ा किसी को? नहीं दे सकता है। सज़ा देने का अधिकार किसको है? न्यायालय को है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे मानवाधिकार का काफ़ी ज़्यादा सहयोग हो जाता है। तो पहला तो था कि सैन्य संगठन से दूरी बनाएगा। दूसरा, शोषण के विरुद्ध में ये आवाज़ उठाएगा, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो रहा है सदस्य है उसमें। इसके साथ साथ मानवाधिकार के लिए वो बोलेगा। और हम कह सकते हैं कि सदस्य देशों का वो स्वतंत्रता और तटस्थता को बनाए रखेगा। बात समझ में आया? और दोनों गुटों से वो क्या रहेगा? दूर रहेगा। दोनों गुटों से वो स्वयं को क्या रखेगा? दूर रखेगा। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? हो जाएगा? तो यही था आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन। बोलना कैसे है उसको समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा विश्व जो है वो साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में बढ़ गया था, और इसी समय कई औपनिवेशिक देश जो है वो स्वतंत्र भी हो रहा था। ठीक है, इसी समय कई औपनिवेशिक देश स्वतंत्र भी हो रहा था। उन देशों के सामने ये समस्या था कि आखिर वो किन गुटों में जाकर के मिले। वो किसी भी गुट में जाकर के नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अगर वो किसी भी गुट के साथ मिल जाता तो फिर से वो किसी विचारधारा में क्या हो जाता? बंध जाता, और वो फिर से उस देश का क्या हो जाता? अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो जाता। इसलिए इन देशों ने इन देशों के साथ या इन गुटों के साथ मिलने के लिए इनकार किया, और वो स्वयं को दोनों गुटों से क्या रखा? अलग रखा। इसी को गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका यूगोस्लाविया में हुआ। यूगोस्लाविया के कौन से शहर में हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। बस आया समझ में? इसका उद्देश्य पूछेगा तो उद्देश्य लिख दीजिएगा। सैन्य संगठन से दूरी बनाना, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना, मानवाधिकार के लिए कार्य करना, स्वतंत्रता और तटस्थ रहना, उसके साथ साथ दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखना। ये कुछ इसका उद्देश्य था। तो समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए लिखिए। गुटनिरपेक्ष आपका खत्म हो गया। गुटनिरपेक्ष में डैश दे करके लिखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा विश्व 1945 में जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो पूरा विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी दो विचारधाराओं में बढ़ गया था। साम्यवादी और पूंजीवादी दो विचारधाराओं में बढ़ गया था। साम्यवादी और पूंजीवादी दो विचारधाराओं में बढ़ गया था। पैरा चेंज।
यह वही दौर था जब कई औपनिवेशिक देश भी स्वतंत्र हो रहे थे। यह वही दौर था जब कई औपनिवेशिक देश भी स्वतंत्र हो रहे थे। जब कई औपनिवेशिक देश भी स्वतंत्र हो रहे थे। कई औपनिवेशिक देश भी स्वतंत्र हो रहे थे। उन देशों के समक्ष यह समस्या थी कि वो किस गुट में मिले। वो किस गुट में मिले। वो किस गुट में मिले। लेकिन यदि वो किसी गुट में मिल जाते तो वे देश पुनः उस देश के, उस महाशक्ति के, ऐसे लिखिए, उस महाशक्ति के विचारधारा से बंध जाते। उस महाशक्ति के विचारधारा से बंध जाते। इसलिए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों से अलग रखा। इसलिए इन देशों ने स्वयं को इन गुटों से अलग रखा। स्वयं को इन गुटों से अलग रखा। इन देशों ने स्वयं को इन गुटों से अलग रखा, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। पैरा चेंज। इस आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया, इस युग का पहला सम्मेलन, इस आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। उद्देश्य से लिख करके इसी में अब दीजिए, सब हेडिंग दीजिए उद्देश्य से, इसमें डैश दे करके लिखिए। पहला लिखिए, देखिए जितना कॉपी सजा सकते हैं आप लोग उतना अच्छा से सजाइए। ऐसे तीर का चिन्ह भी दे करके लिख सकते हैं। अच्छा सुनिए, एग्जाम में क्या आप सीधा उद्देश्य लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा? नहीं, तो पहले क्या लिखिएगा? हैं? क्या लिखिएगा? बोलिए क्या लिखिएगा? नहीं, वो तो यहाँ लिखिएगा ना, वो तो दूसरा था। उद्देश्य से जैसे लिखे ना, तो हम तो डायरेक्ट लिखा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक लाइन लिखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बात समझ में आया? वो तो बार बार लिखाना कोई सेंस बनता नहीं है, नर्सरी के बच्चा है नहीं आप। तो पहला लिखिए, सैन्य संगठन से दूरी बनाना। सैन्य संगठन से दूरी बनाना। दूसरा, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। तीसरा, मानवाधिकार के लिए लड़ना। मानवाधिकार के लिए लड़ना। चौथा, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना।
अगला लिखिए मानवाधिकार के लिए प्रयास करना या मानवाधिकार को बढ़ावा देना। मानवाधिकार को बढ़ावा देना ये ज़्यादा बेस्ट है, मानवाधिकार को बढ़ावा देना। अगला लिखिए स्वतंत्र एवं तटस्थ राजनीति। स्वतंत्र एवं तटस्थ राजनीति। स्वतंत्र एवं तटस्थ राजनीति। अगला लिखिए दोनों गुटों से दूर रहना। दोनों गुटों से दूर रहना।